वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल सारे जमराज पर। आज की इस वीडियो में टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की फॉर्म में हमने आज कंटेंट लाया है और इसी 100 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी पॉलिटी कवर करेंगे। विद इन 1 आवर कोशिश करेंगे कि 40-50 मिनट के अंदर ये कवर हो जाए, तो ठीक है। विद ऑल द फैक्ट्स, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से ज्यादा फैक्ट्स, 3 से ज्यादा फैक्ट्स भी मिलने को देखने को मिल सकते हैं। ये बनते हैं हमारे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मच प्रैक्टिस रिक्वायर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात, आपका किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज होना अनिवार्य है। मतलब यू हैव टू बी एटलीस्ट 5 years एज अ जज इन हाई कोर्ट। हाँ, हम कह सकते हैं कि आप 10 साल तक एडवोकेट आप रहे होने चाहिए हाई कोर्ट में, तब जाकर आप एलिजिबल होते हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। वैसे मिनिमम एज कोई रिक्वायर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। इंडिपेंडेंट ऑफ जजेस आर्टिकल 125 के साथ रिलेट करता है। जजेस की बात चले तो इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस जो आर्टिकल 125 में है, ठीक है। रिटायर्ड कब होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? सुप्रीम कोर्ट के जज जो है एट द एज ऑफ 65 रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी के द्वारा होती है, ठीक है। तो हाँ, और भी एक चीज है, या तो 5 साल जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या 10 साल एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, या ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई होता है, ठीक है। नंबर टू, सेकंड क्वेश्चन है, इन विच अमेंडमेंट दिल्ली वाज मेड एट एनसीटी। परसों मैंने मॉक दिया था, उसमें यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब सीजीएल के मॉक में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ पी बाई क्यूज। अगर आप ये वीडियो देख करके जाते हो, दावे के साथ कह सकता हूँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पॉलिटी के इन्हीं 100 क्वेश्चन पॉलिटी जो मैं करवाऊंगा उन्हीं में से आए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच अमेंडमेंट दिल्ली वाज मेड एज एनसीटी। इस अमेंडमेंट के अंदर दिल्ली को नेशनल एनसीटी घोषित किया गया। फॉर्म देख लीजिएगा, एनसीटी। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर दिल्ली को एनसीटी डिक्लेयर किया गया, ठीक है, बनाया गया। तो देखो, अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम कितना टाइम तक लगाई जा सकती है? तो नेशनल इमरजेंसी की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आती है। अब इमरजेंसीज की बात चल रही है, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात चल रही है। देखो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आती है। नेशनल इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंट का रूल जब भी स्टेट में लगता है वो आर्टिकल 356 में लगता है। ये हमने देखा था अपनी जम्मू कश्मीर स्टेट में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई थी, तब जा करके प्रेसिडेंट रूल लगा था आर्टिकल 356 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 के अंदर लगती है। तीनों इमरजेंसी क्लियर हुई। इसी तरीके से सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए आपकी कंप्लीट पॉलिटी आपको 100 क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी का टेन्योर हमारा कोई लिमिट नहीं है, हमने कर लिया, 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द मोस्ट पावरफुल वेटो ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर्स होती है, और उन वेटो पावर में से सबसे पावरफुल वेटो जो है वो पॉकेट वेटो। पॉकेट वेटो आर्टिकल 111 के अंडर आती है। सीधी बात, 111 फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, वो पावरफुल बंदा होता है। और सबसे पावरफुल वेटो जो प्रेसिडेंट के पास, वो है पॉकेट विंडो, आर्टिकल 111 के अंदर आती है। ये क्या कहती है? अ मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन। मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा मनी बिल हाउस ऑफ मतलब हाउस में वापस मनी बिल प्रेसिडेंट द्वारा नहीं भेजा जा सकता, वो अपने पास रख सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। ये पॉकेट विंडो। अरे कोई चीज पॉकेट में रख दो, पॉकेट विंडो उसी को बोलेंगे, उनकी पॉकेट विंडो यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, which fundamental right was removed from the list of constitution। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप, हो सकता है अगर आपने पढ़ा तो रिवीजन आपकी अच्छे से हो जाएगी। कौन से फंडामेंटल राइट को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हटाया गया था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्टिकल 31 के अंडर आता था। और
और आर्टिकल 19(1)(f) के अंडर भी आता था। इसको हटा करके राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल को हटा करके अब राइट टू आर्टिकल को आर्टिकल 300A में मूव किया गया है। कौन सी अमेंडमेंट थी? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन्स इन पंचायत। पंचायत में कितने परसेंट सीट जो वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी है? वो 33% सीट जो है वो पंचायती राज सिस्टम में वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु टर्म्ड, किसने आर्टिकल 32 को सोल एंड, किसने कहा था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, पावर ऑफ अम्बेडकर साहब जो थे, इन्होंने कहा आर्टिकल 32 जो है वो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर आप क्या कहते हैं कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो आप मूव कर सकते हो, अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली। ठीक है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो आप राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 कहता है, एंड राइट टू मूव टू हाई कोर्ट आर्टिकल 226 कहता है। ये इंपॉर्टेंट है। और किसने कहा था आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स किस आर्टिकल में है? कौन सा आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट से डील करता है? वो है आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 371। आप याद रख सकते हो हमारे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस देता था हमारे जम्मू कश्मीर को। एब्रोगेशन होगी उस आर्टिकल की, आर्टिकल 370 की। 2019 जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना हमारा। ठीक है, तो आर्टिकल 370 371 जो है स्पेशल प्रोविजन स्टेट के लिए। नंबर 9 क्वेश्चन, यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कौन सी आर्टिकल के अंदर आती है? वो आती है आर्टिकल 112 के अंदर। देखो मैंने आपको बोला पॉकेट विड्रॉ 111 के अंदर आती है। पॉकेट में रखने की पावर उसके पास जिसके पास पैसा है भैया। तो पैसे की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो 112 में लगा दो, एक आर्टिकल और बढ़ा दो, आर्टिकल 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है कि फाइनेंशियल बिल को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? देखो फाइनेंशियल बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 117 में। मनी बिल को 110 में डिफाइन किया। देखो मनी जिसके पास है 110 वो पॉकेट में किसी को भी डाल सकता है। 111 112 स्टेटमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना भैया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में आती है, 111 में, हाँ 112 में आती है। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? अभी मैंने डिस्कस किया मनी बिल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 111 में क्या है? पॉकेट विड्रॉ प्रेसिडेंट की मोस्ट पावरफुल पॉकेट विड्रॉ प्रेसिडेंट, मोस्ट पावरफुल विड्रॉ प्रेसिडेंट पॉकेट विड्रॉ आर्टिकल 111। मनी बिल 110 आर्टिकल में, पॉकेट विड्रॉ 111 आर्टिकल में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 और 117 में फाइनेंशियल बिल। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 अभी आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड फॉरेस्ट। ये किस आर्टिकल में है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड फॉरेस्ट ये आर्टिकल 48A में है। 48A में मॉन्यूमेंट एंड फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है पावर्स प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में पावर्स प्रिविलेजेस एंड और भी बाकी सारी चीजें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स की वो बताई गई। नंबर 14 है बाय विच रिट जुडिशरी इज ऑर्डर टू डू ड्यूटी। ड्यूटी करने के लिए कौन सी रिट जुडिशरी को ऑर्डर किया जाता है? देखो वो है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है कोई कमांड। ठीक है, नंबर 15 है हु रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को किसने रिकमेंड किया था? वो थे बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था। नंबर 16 है गवर्नर कैन कंट्रोल हाउ मेनी स्टेट्स एट वंस। एक टाइम पे एक गवर्नर कितनी स्टेट्स को कंट्रोल कर सकता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 2 स्टेट्स को कंप्लीट मतलब कंट्रोल कर सकता है, वो 3 को कर सकता है, 4 को कर सकता है।
जैसे अभी है ना, अभी चल रहा है, आप सर्च करके देखना हमारे इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं, वो 2 स्टेट जिनको एक ही गवर्नर हमारा कंट्रोल कर रहा है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। कमेंट में बता देना ताकि बाकियों की हेल्प भी हो सके, और मुझे भी नहीं आता, मुझे भी बता देना, सीधी सी बात है यार, मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which is the first state to establish पंचायती राज? पंचायती राज को बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया। जब पंचायती राज एस्टेब्लिश हुआ, फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जहां पर पंचायती राज आया? वो थी राजस्थान। राजस्थान वो फर्स्ट स्टेट थी जहां पर पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और कब हुआ था? अक्टूबर 1959, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अपॉइंट्स चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पीएससी? स्टेट पीएससी या स्टेट पीसीएस हम जिसको बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट की बात करेंगे तो गवर्नर करेंगे ऑब्वियसली। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच हाउस इज नोन एज पीपल्स हाउस? लोगों का घर किसको कहता है? हम कहते हैं ना लोकसभा, जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए सीएम होते हैं, ठीक है। लोकसभा, लोगों की सभा, लोकसभा। पीपल्स हाउस किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड बाय, कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया? वो आर्टिकल 79, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूल जाता है बार बार। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। और चेयरमैन कौन होते हैं पार्लियामेंट के? चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो, चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो कौन से आर्टिकल में है? देखो 79 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 80 में आती है राज्यसभा, और राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा जो है वो कौन सी आर्टिकल में डिफाइन है? लोकसभा आर्टिकल 81 में डिफाइन है, और लोकसभा के चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर होते हैं, ठीक है। आज के प्रेजेंट और जो नए स्पीकर है वो है ओम बिरला, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हम रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। 79 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चेयरमैन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 80 राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जिसके चेयरपर्सन होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 81 लोकसभा, चेयरमैन कौन होते हैं लोकसभा के? स्पीकर, और आज प्रेजेंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड इन लोकसभा? लोकसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? वो 0 मेंबर्स हैं, किसी भी मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते लोकसभा में। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते वो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 104, अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, देखिए लेटेस्ट वाला है ये, अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, president can nominate 0 person in the Lok Sabha House. क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इन विच ईयर पंचायती राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश? किस ईयर में पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ? अब हमने देखा सबसे पहले कहाँ आया था पंचायती राज सिस्टम? राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कब आया था? 1959 में। और कौन सी कमेटी थी जो पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड करती थी? वो आप कमेंट में बताएंगे, अभी मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? तो भैया चेयरपर्सन ही कर सकते हैं, लोकसभा के चेयरपर्सन, सॉरी लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट के चेयरपर्सन जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, याद रखना। 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। Who has the power to call
जॉइंट सेशन इन पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट की पावर की बात होगी तो मैक्सिमम के आंसर प्रेसिडेंट आते हैं। जैसे अभी मैंने बोला डिसॉल्व कौन कर सकता है लोकसभा को, वो होते हैं प्रेसिडेंट। अब 26 क्वेश्चन में किसके पास पावर है जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बिठा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। और ये किस आर्टिकल में, 108 आर्टिकल में। अब देखो 108 आर्टिकल में क्या आया हमारा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो जॉइंट सेशन बिठा सकते हैं पार्लियामेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन इन पार्लियामेंट। अब जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट ने रखवा दी, जॉइंट सेशन राज्यसभा लोकसभा का इकट्ठा होगा। अब उसके चेयरपर्सन को, मतलब उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, उसको जो प्रिसाइड करेंगे वो होंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब ओम बिरला साहब, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which state has maximum number of members in लोकसभा। लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर्स किस स्टेट के हैं, तो भैया जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां के सबसे ज्यादा मेंबर, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा तो है जिस एरिया की ज्यादा पॉपुलेशन उस एरिया के ज्यादा मेंबर्स होंगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, who sorry which is known as the permanent body of parliament। पार्लियामेंट की दो बॉडीज हमने आपको बताई, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो परमानेंट हाउस कौन सा होता है, वो राज्यसभा होता है। परमानेंट बॉडी किसको बोलते हैं, राज्यसभा। क्यों, क्योंकि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, इट कांट बी डिसॉल्व्ड, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, कौन कर सकता है, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। दैट्स व्हाई लोकसभा को परमानेंट नहीं टेम्पररी कहा जाता है, टेम्पररी बॉडी होती है, यही होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्पीकर ऑफ लोकसभा सिलेक्टेड बाय हूम। अब देखो ओम बिरला जी अभी स्पीकर बने हैं लोकसभा के, तो उनको किसने इलेक्ट किया, आप कहते वोट डालने क्या, या मैं क्या था वोट डालने, उनको इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स। और लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया होता हमने, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ही लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर देते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव रेजिग्नेशन टू। आओ देखो लोकसभा का स्पीकर अगर अपना छोड़ता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो इसको वो रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रिंसिपल के नीचे आते हैं वाइस प्रिंसिपल। वैसे ही यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा के नीचे आते हैं वाइस, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ डिप्टी स्पीकर आएंगे, वाइस बोलते हैं हम इसको, हाँ डिप्टी स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर जो कि अपना रेजिग्नेशन देंगे तो डिप्टी स्पीकर को देंगे, ठीक है। डिप्टी स्पीकर अगर अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रेजिग्नेशन दो। अब देखो प्रेसिडेंट बोल दे भाई मैं नहीं प्रेसिडेंट की मैं प्रेसिडेंट की पोजीशन पे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, तो वो रेजिग्नेशन अपने टॉप लेवल के नीचे वाले को देंगे। अपने टॉप नीचे वाला तो उनको जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून भी जरूरी है आजादी भी जरूरी, आजादी वाला खून देता है, खून वाला आजादी देता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। दोस्तों आपको पता है ना जब 5 ईयर प्लान्स एक ईयर पर्टिकुलर ईयर में आकर के उसको नीति आयोग में बदला गया, वो आप कमेंट में बताएं कौन से ईयर में बदला गया था। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट। आप देखो मैं सोच रहा हूँ जॉब ले लूं, आप सोचते हो अच्छी जॉब मिल जाए, सारे जॉब सोच रहे हैं, बाई द चांस अगर किसी बंदे की जॉब नहीं लगती, होना नहीं चाहिए सबकी जॉब लगनी चाहिए, अगर बाई चांस नहीं लगती, वो बंदा बोलता नहीं 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 मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा। तो भाई 35 साल की एज कम से कम होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और भी क्राइटेरिया है वो भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन के कहा गया था कि मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो 35 ईयर्स है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए वो भी आपको 35 मिनिमम एज आपको चाहिए, 35 के नीचे आपको गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, आप एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग राज्यसभा के मेंबर। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम कितनी एज चाहिए? तो वो ये आपके लिए अच्छी बात है। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल की एज, मतलब 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। और गवर्नर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसके बाद नंबर 3 एक और चीज हमने बोली थी, अभी डिस्कस की थी, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए ये आपको 35 साल की उम्र चाहिए। बट अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको 30 ईयर्स की एज आपको होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए कम से कम आपकी 30 साल की उम्र होनी चाहिए। तो अगर 30 साल तक नौकरी नहीं लगती, ये मत बोलना मैं बेरोजगार हूँ, पर 30 साल के बाद भी तो आप बोलेंगे एलिजिबिलिटी अभी हुई है, मेंबर बनेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मेंबर बनेंगे राज्यसभा के। 30 की उम्र तो नॉर्मल उसकी चाहिए, 30 के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो भैया साहब इसमें तो और ही बड़ी अच्छी बात, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो 25 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। आप बोलोगे भैया मैं तो एलिजिबल हो गया हूँ, मेरी भी 25, आपकी भी 25, 26, किसी के 24, किसी के 20, हालांकि मेरी अभी 25 हुई नहीं है वैसे। तो मैं भी एलिजिबल हूँ, आप भी एलिजिबल हो जाओगे 25 के बाद। 25 के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 साल की उम्र, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 ईयर की उम्र, 30 साल की उम्र, और प्रेसिडेंट गवर्नर बनने के लिए या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर की उम्र आपकी होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 37, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में आपको पता होना चाहिए क्या क्या आते हैं। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हमारा है। फर्स्ट टायर विलेज लेवल पे, सेकंड टायर ब्लॉक लेवल पे, थर्ड टायर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायती राज सॉरी जिला है ना, इसमें ना विलेज परिषद जो है, जिला परिषद है, और डिस्ट्रिक्ट वाला आता है। ठीक, पंचायती राज के लिए आपकी मैक्सिमम 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। हाँ, 21 ईयर की आपकी एज होनी। 21 साल की अगर हो चुकी हो तो आप अरे यार पंच की इलेक्शन लड़ लो अपने वार्ड में, सरपंच की इलेक्शन लड़ लो अपने एरिया में, ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन लड़ सकते हो। 21 की एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है whose vote is decisive in लोकसभा हाउस। अच्छा, इसका वोट डिसीजिव नेचर का होता है लोकसभा में, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिसीजन लेने के लिए उनका वोट बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रैंक ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इक्विवेलेंट टू। देखो सर, लोकसभा के स्पीकर का रैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रैंक के बराबर होता है। मतलब अगर लोकसभा के, नहीं मैं नहीं कहना चाहता वो चीज अभी, वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, रैंक ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स। लेटेस्ट हाई कोर्ट जो अमरावती हाई कोर्ट है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, आप नेट में जाकर सर्च कर लेना प्लीज। हो सकता है 2024 में कोई न्यू लेटेस्ट वाली हाई कोर्ट ऐड हुई हो, मैं इसके बारे में इतना अवेयर नहीं हूँ, और आपसे होप करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ आप नेट पे सर्च कर लीजिए। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अभी 25 हाई कोर्ट लिखी है, ठीक है, नोट्स में। नेक्स्ट आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, राइट टू इक्वलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल। राइट टू इक्वलिटी कौन सी आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हु कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पीसीएस। देखो सर, मैंने आपको बोला अपॉइंट कौन कर सकता है, पीसीएस, स्टेट पीसीएस के जो चेयरपर्सन होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। बट रिमूव करने की प्रोसेस किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, अरे प्रेसिडेंट किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, सीधी सी बात है यार, सुप्रीम पावर है यार वो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, स्टेट के चाहे यूटी के, अपॉइंट हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर कौन है हमारे जम्मू कश्मीर वालों, मुझे बता दो। मनोज सिन्हा साहब। ठीक, तो इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नर अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? अरे भैया जो उसको अपॉइंट कर रहा है वो उसी को रेजिग्नेशन देना पड़ता है उसको। अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर को रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। ठीक है,
45 क्वेश्चन, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय हूम? हाई कोर्ट के जज होते हैं उसको उनको कौन अपॉइंट करता है? भैया हाई कोर्ट का जज होना कोई छोटी बात नहीं होती, अच्छी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज होना बहुत बड़ी बात है, और इन दोनों जजेस को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 साल के बाद हाई कोर्ट का जज जा करके सुप्रीम कोर्ट की जज की एलिजिबिलिटी ले लेता है, एलिजिबिलिटी ले लेता है। तो दोनों को, हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अपॉइंट हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस? हमने देखा तीनों फोर्सेस के कमांडर, जो कमांडर है वो सीडीएस हमारे अभी, तो सीडीएस का भी कमांडर कौन होगा? मतलब तीनों फोर्सेस का जो हेड है उनका भी हेड, मतलब सभी का हेड कौन है? सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल इंडियन फोर्सेस, ऑल आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, which article cannot be removed even in emergency? तीन प्रकार की इमरजेंसी आपको बताई थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल वाली, और वन मोर इमरजेंसी आपको बताई थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल। तीनों इमरजेंसीज के टाइम पर वो कौन सा एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते? वो आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसको कहते हैं राइट टू लाइफ। भाई जीने का अधिकार सबको है, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, चाहे प्रेसिडेंशियल रूल लगे, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगे, राइट टू लाइफ कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तभी आप देखते हो मैक्सिमम स्कीम्स, मैक्सिमम पॉलिसीज जो स्टेट सॉरी नेशनल लेवल पे की जाती है, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के नाम पे होती है ज्यादा से ज्यादा। जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री, बड़ी सारी योजना है यार, कितने के नाम बताऊं, याद भी नहीं आती इतनी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकपाल ऑफिस? लोकपाल के ऑफिस में कितने मेंबर्स होते हैं? हमें से याद रखना, लोकपाल के ऑफिस में 4 + 4, टोटल 8 मेंबर्स, 4 + 4। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सी आर्टिकल में? अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत, एबोलिशन करो, खत्म करो, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सिक्किम वाज एडेड टू इंडिया इन व्हिच अमेंडमेंट? पहले सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं था, तो सिक्किम को इंडिया का हिस्सा बनाया गया किस अमेंडमेंट के अंदर? 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ड्यूल सिटीजनशिप की पॉलिसी हमने कौन सी कंट्री से ली है? नहीं नहीं सॉरी, ये आप कमेंट में बता सकते हो, फैक्ट है, बट कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास ड्यूल सिटीजनशिप की पॉलिसी है? यूएसए जाते हैं ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप यूके जाते हो आपको ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप फ्रांस जाते हो आपको ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप पुर्तगाल जाते हो आपको ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप ब्राजील जाते हो आपको ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप बांग्लादेश जाते हो आपको ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप इजिप्ट जाते हो आपको ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी। बांग्लादेश जाके क्या करोगे फिर? वापस यहीं पे तो लोगे, जैसे उनकी प्राइम मिनिस्टर आई है यहाँ पे। हाँ, तो बुरी हालत है बांग्लादेश की अभी इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, which part deals with fundamental rights? फंडामेंटल राइट के साथ कौन सा पार्ट डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? वो है पार्ट 3। और पार्ट 4 किसके साथ डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के साथ पार्ट 4, पार्ट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, और पार्ट 4 ए अरे पार्ट 4 डीपीएसपी के साथ, पार्ट 4 थे फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, ठीक है। और which part, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, which part is also known as मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा किस आर्टिकल को कहा जाता है? वो है पार्ट 3
फंडामेंटल राइट को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वाह यार, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? जुडिशरी। गार्डियन कौन है इसका? जुडिशरी। ये हमारे क्वेश्चन 55 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ऐसा कोई मॉक नहीं है जिसमें मैंने ये क्वेश्चन ना देखे। जितने मॉक आज तक मैंने लगाए हैं, या आपने भी लगाए होंगे यार, खुद भी आप देखते रहते हो, आए दिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, पी बाई क्यू है ना, इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया, याद करो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी, और जितनी एज पे सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है उतनी ही एज पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं, 65 ईयर्स। और हाई कोर्ट का जज 62 ईयर्स में रिटायरमेंट लेता है। क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिस्पांसिबिलिटी टू हूम। आ जाता है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवानी है, किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी होती है प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाना। टाइम हो गया, 1:30 बज रहा है, 1:30 रात के, बट कोई बात नहीं, टाइम ही अभी मिलता है, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन सी एज लिमिट पे रिटायरमेंट होती है उनकी? यार ये कमेंट वाला चक्कर मैं नहीं आपको बोलूंगा, कहाँ यार, मैंने अगर एक क्वेश्चन स्किप किया तो आप स्किप कर दोगे, सीधी सी बात है। स्पेशली जाकर के कोई चेक नहीं करता गूगल पे, 100 में से 2-3 बंदे चेक करते हैं, 10 बंदे चेक करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो रिटायरमेंट एज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो उसमें को नॉट स्पेसिफाइड, वो दी ही नहीं की वहाँ पे, ठीक है। आप 70 साल के हो जाओ आप फिर भी बन जाओगे, आप 80 साल के हो जाओ आप फिर भी प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। लोकपाल चेयरपर्सन की रिटायरमेंट एज है 70 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, which article is related to impeachment of president। very important question। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन नंबर, और देखो 61 आर्टिकल जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारा 61 क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड इन दिस आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट दिखाई गई है? वो है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट दिखाई गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में? देखो ये मैं आपको ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर दोनों याद करवाऊंगा एक ही ट्रिक से। कैसे ट्रिक हो गया? 1 2 3 याद रखना, 1 2 3 याद रखना। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट 1 2 3, आर्टिकल 1 2 3। 1 2 3 से मिलता जुलता 2 1 3 भी है, तो 2 1 3 जो है वो ऑर्डिनेंस पावर है गवर्नर की। आर्टिकल 2 1 3 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, और आर्टिकल 1 2 3 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 63, डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल। प्रेसिडेंट होगा उसकी डेफिनेशन, प्रेसिडेंट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री से ली? कॉन्करेंट लिस्ट का जो फीचर है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, कॉन्करेंट लिस्ट, वो हमने कहाँ से लिया? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। हमारे देश के सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने? वो बने हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा राव अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन नंबर 66, स्पीकर्स बोर्ड इन लोकसभा इज आल्सो नोन एज। देखो लोकसभा के अंदर स्पीकर का एक बोर्ड होता है, स्पीकर के बोर्ड को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसको कास्टिंग बोर्ड कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है कि जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुई हमारे इंडिया में वो किस अमेंडमेंट के तहत हुई। जीएसटी 101 या 101 वाली जो अमेंडमेंट थी, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 ने जीएसटी को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी जो थी वो इम्प्लीमेंट किस कंट्री ने की थी? जीएसटी फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है। तो अब हमारे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 69, इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बिल है वो कौन सी आर्टिकल में है? फाइनेंशियल बिल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में, और ये लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंशियल बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। हु इज द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? इंडिया की फर्स्ट फीमेल स्पीकर लोकसभा कौन थी? फीमेल, वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार, कुमार है भैया, कुमारी नहीं है। कुमार समझ कर ये मत सोचना कि बंदा है। मीरा कुमार लेडी थी, फर्स्ट फीमेल स्पीकर लोकसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? मतलब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, इंडिया का जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है ना, जैसे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे इंडिया के फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। जैसे एजीआई फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होते हैं, वैसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट वो होते हैं एडवोकेट जनरल। जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री वो होते हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होते हैं गवर्नर। वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये अभी इलेक्शंस हुई हैं, क्वेश्चन आ सकता है भैया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका टेन्योर मतलब कितने साल तक वो इलेक्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं? वो 6 साल के लिए, 6 साल के लिए वो अपने टेन्योर पे आते हैं, ठीक है। Which part of the, ये क्वेश्चन नंबर 74 है, which part has provision of पंचायती राज सिस्टम? कौन से पार्ट में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताएगा? वो पार्ट 9th, याद रखिए, पार्ट 9th पंचायती राज सिस्टम के बारे में, आर्टिकल 243 इसमें आता है, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, वो नागालैंड। आंसर देख के लग नहीं रहा था नागालैंड होगा, बट है, कर लेंगे आप गूगल में। क्वेश्चन नंबर 76, which article belongs to the chief election commissioner? दोस्तों अभी अभी इलेक्शन हुई, आप भी वोट डाल के आए होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? मैंने आपको बोला था ना, सॉरी, 1 2 3 मैंने आपको पढ़ाया था, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसका जस्ट +1 कर दो, आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 124। जैसे 123 213 था, वैसे 124 और 214 है। हाई कोर्ट जो है वो 214 आर्टिकल में, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आती है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, राज्यसभा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को राज्यसभा एस्टैब्लिश हुई? ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल इसका हाई है, मॉडरेट से अप है। राज्यसभा कब एस्टैब्लिश होती है? 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा जो है वो एस्टैब्लिश होती है। और लोकसभा कब एस्टैब्लिश होती है? 17 अप्रैल 1952 को, 1950 दोनों लगा दो, 3 अप्रैल को राज्यसभा आती है और इसके ठीक 14 दिन बाद लोकसभा आ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो मैंने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 76 में। 76 में लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको सीएजी कहते हैं, सीएजी आते हैं हमारे आर्टिकल 148 में, याद रखिए 148 में सीएजी आते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, ये कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 315 में यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस आते हैं, आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन हमारा है, फाइनेंस कमीशन इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? फाइनेंस बिल मैंने आपको बताया लोकसभा में पेश होता है और फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में आता है, बट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आती है? फाइनेंस कमीशन आती है आर्टिकल 280 में। चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के? ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इन विच ईयर गोवा बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से ईयर में गोवा इंडिया की एक स्टेट बनी थी? वो था ईयर 1987। गोवा वाज लिबरेटेड इन 1961, दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेट हो गया और 1987 में गोवा जो था वो इंडिया की स्टेट बना। नेक्स्ट है, कौन सी इमरजेंसी सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होती है? नेशनल इमरजेंसी लिमिट नहीं होती, बट हाँ स्टेट इमरजेंसी की लिमिट होती है 3 साल तक होती है, और स्टेट इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में? मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, तीन प्रकार की इमरजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल। तो आर्टिकल 356 में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में आती है स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, हु वाज द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज? पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी? वो थी जस्टिस फातिमा बीबी। हाँ, जस्टिस फातिमा खान बीबी जो थी वो फर्स्ट फीमेल जज भी थी इंडिया की, और फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज भी थी। फर्स्ट फीमेल जज भी यही बनी थी। अरे देखो, जो जज बनेगी सबसे पहले हाई कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जज होगी, 5 साल जज बनेगी, अभी जाके सुप्रीम कोर्ट बनेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज बनती है। तो इसलिए फर्स्ट जज ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया जस्टिस फातिमा खान बीबी, और फर्स्ट फीमेल जस्टिस, फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज भी जस्टिस फातिमा बीबी। इसी के साथ हमारे 86 क्वेश्चन हुए बच्चे, अभी क्वेश्चन बाकी है हमारे, बस लास्ट पेज है हमारा, ऑलरेडी कंप्लीट करेंगे यहीं पे। फैक्ट भी लिखी हुई है भैया, आर्टिकल 3 के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 क्या बताता है? आर्टिकल 3 एम्पावर करता है इंडियन पार्लियामेंट को टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बना सकते हो। ये क्वेश्चन भी मॉक में देखा था, कल परसों वाले मॉक में। आर्टिकल 3 एम्पावर द इंडियन पार्लियामेंट, कहता है इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है, आप एक न्यू स्टेट बना सकते हो बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी स्टेट से आप टेरिटरी को सेपरेट करके 2 स्टेट बना सकते हो। अभी देखा आपने जम्मू एंड कश्मीर जो था उसमें लद्दाख भी पहले आता था, अब यूटी बना दी, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी। और हाँ, लेटेस्ट न्यूज करंट अफेयर की ये है कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के नाम अनवील किए गए। अनवील क्या करना है, वो तो ऑलरेडी वहां पे थे। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी लद्दाख एरिया में, ठीक है। तो टेरिटरी बना सकते हैं किसी भी स्टेट से सेपरेट करके, या हम किसी भी 2 स्टेट को या 2 पार्ट्स ऑफ स्टेट को जोड़ करके एक मर्ज करके हम एक कॉमन स्टेट भी बना सकते हैं आर्टिकल 3 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वहां मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की थी, या फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ, याद रखिए लीला सेठ फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, विच सिटी इज नोन एज लिटिल इंडिया? यूनिक क्वेश्चन है भैया। लिटिल इंडिया के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है? वो है सेरंगून रोड,
सेरनगुन रोड एक सिटी है, वो लिटिल इंडिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? अरे भैया, जिस कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उस कंट्री की सबसे बड़ी पार्लियामेंट। तो कमेंट में बता दो, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उसकी सबसे बड़ी पार्लियामेंट। इंडिया का भी ऑफिशियल सेंसस नहीं हुआ है, इससे टोटल पॉपुलेशन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर है चाइना। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में हमारे इंडिया का, लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वो हमारा इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स? देखो भैया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बच्चा जानता होगा, बट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ ये जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से तो निकल के बना हुआ है, वो इंडिया का तो बच्चा है वो, तो बच्चे की भी खबर रखनी पड़ती है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्स होता है 1973। देखो, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को हमारा इंडिया आजाद हुआ। 47 से लेकर 50 तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करके रख दिया, एनफोर्स भी कर दिया 50। पाकिस्तान को 7 साल क्या बोलते हैं भैया, 1973 में, आप लगा लो 47 में देश आजाद होता है, लगभग 16 साल के बाद, 16 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स किया जाता है। क्या हालत होगी पाकिस्तान की उस वक्त, आज भी वैसी ही है। क्वेश्चन नंबर 91, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट अमेंडेड इन? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अमेंड हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अगले ही साल उसमें अमेंडमेंट आ जाती है, तो भैया पहली अमेंडमेंट, तो पहली अमेंडमेंट का नाम पहला अमेंडमेंट ही रखा गया। फर्स्ट टाइम जो अमेंड हुआ वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। दोस्तों गला बहुत ज्यादा सूखा दर्द कर रहा है, गला पता नहीं क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर इन लोकसभा अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल? किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? वो आर्टिकल 331, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज जीरो और इन द इंडियन पार्लियामेंट? हमें आए दिन सुनते रहते हैं कि जीरो और चल रहा है भाई, पार्लियामेंट में जीरो और। क्या है जीरो और? टाइम इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद का जो इमीडिएट टाइम शुरू होता है वो जीरो आवर का टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हु डिसाइड्स द बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि जो बिल पेश हुआ वो मनी बिल है या नहीं? वो डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन पार्लियामेंट इन 1 ईयर? एक साल के अंदर पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं? या पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, कम से कम 2 सेशन तो रखने ही पड़ते हैं। मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 96 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में डिफाइन है? तो ये आर्टिकल 44। डबल टाइम सी आया इसमें, सिविल कोड सी सी, तो डबल टाइम 4 आएगा इसमें, आर्टिकल 44, ठीक है। पार्ट फोर्थ में है, आर्टिकल 44 डीपीएस में आता है, डीपीएसपी, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 आता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 96 भी हो गया, 97। अब 97 क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कॉन्स्टिट्यूशन को, किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंडिया का? वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसने बड़ी सारी अमेंडमेंट्स की है, मेजर अमेंडमेंट इसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर व्हिच एक्ट? किस एक्ट के अंदर लोक अदालत बनाई गई? वो एक्ट जो था वो था
लीगल सर्विस एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, उसके अंदर लोक अदालत क्रिएट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द DPSPs आर borrowed from which country, किस कंट्री से DPSPs ली गई हैं? DPSPs ली गई हैं आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए USA से बोरो किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के पहले हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो ये चल रहा है, ये अभी हम नोट्स से देख करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एलईडी होती, स्मार्ट बोर्ड होता, तो हम भी वहाँ पे अंडरलाइन कर करके लिखा हुआ आपको पढ़ाते, ऐसे ऐसे करके स्लाइड करके। बट हाँ, वो टाइम भी आएगा जरूर, आपको स्मार्ट बोर्ड से भी पढ़ाया जाएगा हमारी तरफ से। लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कंट्री से बारो किया गया है? वो है USSR, रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज, बंदा ड्यूटी सीखे तो पुतिन से सीखे ड्यूटी कैसे निभाते हैं, वीडियोस दिखाते रहते हैं। ड्यूटीज याद रखेंगे, ड्यूटीज ली गई हैं USSR से। जीएसटी लिया गया था फ्रांस से, मतलब जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया था? फ्रांस ने लगाया था। USA से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। DPSPs ली गई आयरलैंड से। इसके साथ 100 क्वेश्चन होते कंप्लीट। आई होप पॉलिटी के मोस्ट डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक्चुअल बेस 100 मोस्ट रिपीटेड पॉलिटी क्वेश्चंस है SSC एग्जाम्स के, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो CPU का हो, चाहे वो फेज 12 का हो, फेज 11 का हो, फेज का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे वो CPU का हो, चाहे वो MTS का हो, चाहे वो GD का हो। दोस्तों हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। कैप्शंस को ऑन करके पढ़िएगा तो आपको सारा रिटन मटेरियल प्रोवाइड होता जाएगा स्क्रीन के ऊपर। 52 मिनट्स के अंदर, लगभग 50 मिनट्स के अंदर हमने कवर कर दी। और दावे के साथ कहते हैं, इन्हीं 100 क्वेश्चन में से, इन्हीं एक वीडियो में से अगर आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे ना, तो भैया आपके तो चांदी चांदी हो जाएगी। मिलेंगे आपको, गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन्हीं में से आपको हर एक शिफ्ट में गारंटी के साथ तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी शिफ्ट भी आएंगी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे, देख लेना आप। फिर आप बाद में कहोगे हाँ जी सर ऐसा पूछा गया था, हाँ जी सर आपकी वीडियो से क्वेश्चन आए थे, पढ़ लेते तो अच्छा होता। आई होप अच्छी लगी वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, सब कुछ ठीक करना, अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। जय माता दी, जय श्री राम।